वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेंट्रल आइडिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड सेंट्रल आइडिया का हमने कलेक्शन लिया है, जिसमें 5 सेंट्रल आइडिया इसमें दिए गए हैं और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से 12th क्लास यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सॉन्ग ऑफ फ्री नहीं है, ट्रूविटी, यानी कि इसमें सेंट्रल आइडिया को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हमने लिया है, ट्रू ब्यूटी थॉमस करू की पोयम है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन, और इसमें लामेंट अलामेंट पीवी शैली, और इसमें माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इतने हमने 5 सेंट्रल आइडियाज़ का कलेक्शन लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए सेंट्रल आइडिया लिखने में मदद नहीं, एक्सप्लेनेशन में भी मदद हो सकती है। और कैसे होगी मदद वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यदि आपको सेंट्रल आइडिया आता है, यदि आपको पोएम के बारे में थीम आती है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी लिख पाएंगे। और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कि हम कैसे लिखें, किस तरह से लिखें। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक सेंट्रल आइडिया फ्रॉम दक्ष इंग्लिश क्लासेस विद मनोज कुमार सर फॉर यू। कैरेक्टर ऑफ लाइफ में पहला हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सन हेनरी द्वारा रचित कविता का केंद्रीय भाव है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट थ्रोज द लाइट एट क्वालिटीज ऑफ ट्रू हैप्पी मैन। इस कविता में थ्रोज माने प्रकाश डालता है, कवि प्रकाश डालता है किस पे? एट क्वालिटीज ऑफ ट्रू हैप्पी मैन, सच्चे सुखी आदमी के गुणों पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे क्वालिटीज की जगह पे आप कैरेक्टर्स भी कर सकते हो। सच्चे सुखी आदमी यानी सच्चा सुखी आदमी कौन होता है, तो उसी के चरित्र पर यहाँ पर कवि प्रकाश डालता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में यहाँ पे होगा ही सेज दैट माने कवि। यहाँ पे कवि कहते हैं ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ट्रू हैप्पी मैन इज नॉट स्लेव ऑफ हिज पैशंस। वह अपनी पैशंस माने शान शौकत या अभिलाषाओं का शौकीन नहीं है, यानी कि वह गुलाम नहीं है। किसका गुलाम नहीं है? अपनी जो भावनाएं होती हैं उनका गुलाम नहीं है। मतलब इच्छाएं क्या क्या करवाती हैं, कहाँ किस तरह से आप बहुत लंबी इच्छा कर लेते हो, तो वो ज़्यादा लंबी स्ट्रॉन्ग बेसिस को नहीं करता। अकॉर्डिंग टू पोएम बता रहा हूँ मैं आपको, ही इज़ फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी हैट्रेड एंड जेलसी, यानी कि वो किस चीज़ से फ्री फ्रॉम होता है? फ्री फ्रॉम मानी होता है वो अलग होता है, मुक्त होता है। किससे? एंग्जाइटी चिंता से, हैट्रेड मानी घृणा से, जेलसी मानी होता है क्या? ईर्ष्या से वो मुक्त होता है। और अगला देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है, ही इज नॉट स्लेव ऑफ अनदर्स विल। वो दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं है, दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता कि दूसरे की इच्छाओं के अनुसार काम कोई करा रहा है तो उसका वो दास नहीं होता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स मानी वो अफवाहों से स्वतंत्र होता है, एंड ईवल्स मानी बुराइयों से स्वतंत्र होता है। उसे किसी की बुराई से, र्यूमर्स मानी अफवाहों से कोई उस चीज़ की उसे चिंता नहीं होती है, वो उससे मुक्त होता है। ही प्रेज टू गॉड अर्ली एंड लेट। वह सुबह जल्दी और शाम को लेट, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना करता है। सुबह और शाम वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। कौन? ट्रू हैप्पी मैन, सच्चा सुखी आदमी। इसी पोएम में यही बताया गया है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे होगा, ही पासिस हिज टाइम विद गुड बुक्स एंड फ्रेंड्स इन हार्डशिप।
जब हार्डशिप मानी कठिनाइयों के समय में, जब कठिनाइयाँ आती हैं, विपत्ति आती हैं, तो ही पासेस हिज टाइम, तो वो अपना समय, पासेस मानी गुजारता है या व्यतीत करता है, वो अपना समय बिताता है विद गुड बुक्स, अच्छी किताबों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और अच्छे दोस्तों के साथ, इन हार्डशिप मानी कठिनाइयों के समय में। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वो अपना समय व्यतीत करता है अच्छी किताबों और अच्छे फ्रेंड्स के साथ में। अगला यहाँ पे है ही डज नॉट केयर हु लव्स और हेट्स, वह इस बात की भी चिंता नहीं करता, इस बात पे ध्यान नहीं देता, हु लव्स और हेट्स, उससे कौन प्रेम करता है और उससे कौन नफरत करता है, वो इस चीज़ की उसे कोई परवाह नहीं होती है। ही डज नॉट नो हाउ टू बाउंड बाई प्रेजिंग, वो ये भी नहीं जानता, सच्चा सुखी आदमी, नो मीन्स जानना, वो नहीं जानता है हाउ टू बाउंड बाई प्रेजिंग, यानी कि किसी की प्रशंसा करके उसे कैसे घायल किया जा सकता, वो किसी को प्रशंसा करके घायल करना नहीं जानता है। तो यहाँ पर ये हो गया, बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी करते रहें। 20 मई को पता चल जाएगा आपको अच्छी तरह से, आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं, और पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम्स में टाइम भी लग सकता है, और आपका जो डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का वो आ जाएगा, और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ही मैं आपकी ये तैयारी करा रहा हूँ। घर पर ही रहें, सेफ रहें, और केयर एट योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सेंट्रल आइडिया सेकंड लिया है। सेकंड है यहाँ पे ट्रू ब्यूटी। कौन सा है ट्रू ब्यूटी? टॉमस कैरू। टॉमस कैरू का है यहाँ पे, ये कोई कैरे बोलता है, कैरे नहीं बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं टॉमस कैरू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब इसका सेंट्रल आइडिया का जो मेन थीम है इसको हम बताते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरू, यानी कि टॉमस कैरू द्वारा लिखित ट्रू ब्यूटी कविता का केंद्रीय विचार ये है। क्या है? इन दिस पोएम, इस कविता में, यानी ट्रू ब्यूटी जो कविता है उस कविता में क्या है, देखो ये द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और ट्रू ब्यूटी, ये इसके केवल नेम और पोएट का नेम चेंज करना पड़ता है, बाकी सेम वही रहता है। इन दिस पोएम तक आप सेम रख सकते हैं, केवल पोएम का नेम और पोएट का नेम चेंज करके। अब देखो यहाँ पे क्या है, द पोएट थ्रोज द लाइट एट क्वालिटीज ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी। द पोएट थ्रोज द लाइट एट क्वालिटीज ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी। कवि है वो प्रकाश डालता है शारीरिक सुंदरता, जो फर्स्ट आपका जो स्टैंजा दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया है, फिजिकल ब्यूटी के बारे में। ही लव्स अ रोजी चिक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज। तो ये फिजिकल ब्यूटी है, एंड ट्रू ब्यूटी और वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता, शारीरिक सुंदरता और सच्ची सुंदरता के बारे में कभी सच्ची सुंदरता और शारीरिक सुंदरता पर प्रकाश डालता है कभी इस कविता में। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है फर्स्ट स्टैंजा का, तो आप लिखोगे द पोएट थ्रोज द लाइट एट क्वालिटीज ऑफ फिजिकल ब्यूटी, और लास्ट वाला बट स्मूथ वाला दिया है, सेकंड स्टैंजा दिया है, तो आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा द पोएट थ्रोज द लाइट एट क्वालिटीज ऑफ ट्रू ब्यूटी। तो आप इसी में से कॉन्टेक्स्ट भी आपका हो जाएगा, और सेंट्रल आइडिया तो आप याद करेंगे ही करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द मैन हु लव्स रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज ऑफ वुमेन। व्यक्ति जो प्रेम करता है रोजी चिक्स, गुलाबी गालों से, कोरल लिप्स, पतले मूंग जैसे होंठों से, एंड स्टार लाइक आइज, और सितारों जैसी आँखों से किसी औरत की, ये चीज़ें हैं, कोई फिजिकल ब्यूटी है, उससे कोई व्यक्ति प्रेम करता है। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है बट फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म्स आर नॉट परमानेंट ब्यूटी।
कवि का यहाँ पे कहना ये है कि जो शारीरिक सुंदरता है, जो फिजिकल ब्यूटी हैं, वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं होती है। विच बेस्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, जो समय के अनुसार नष्ट हो जाती है। जैसे मान लो आप यंग एज में हैं तो आपकी फिजिकल ब्यूटी कितनी अच्छी होती है, आप कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन कवि का यहाँ कहना है कि शारीरिक सुंदरता स्थायी नहीं होती है, विच बेस्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, बट ट्रू ब्यूटी इज परमानेंट ब्यूटी। लेकिन जो शारीरिक सुंदरता है वो स्थायी होती है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, शारीरिक यानी कि जो ट्रू ब्यूटी में क्या क्या आता है, तो ट्रू ब्यूटी में आता है द थॉट्स, जेंटल थॉट्स, यानी कि जेंटल थॉट्स, काम, CALM, काम डिजायर्स, यानी कि शांत इच्छाएं, और आपके सज्जनता के विचार, शांत इच्छाएं, स्टीड फास्ट माइंड, और आपका एक बैलेंस माइंड जो आपका लगातार काम करता है, एंड हाई थिंकिंग, और आपकी उच्च सोच, विच नेवर बेस्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, जो कभी समय के अनुसार बेस्ड नहीं होती। आप जेंटल थॉट्स चाहे यंग एज में हो या आप ओल्ड एज में सेम रहेंगे। आप चाहें आपकी काम डिजायर्स हैं, ज़्यादा आप उत्सुक नहीं होते, उतावले नहीं होते हैं, ये हमेशा ये ट्रू ब्यूटी हमेशा रहती है और परमानेंट भी रहती है। स्ट्रीट फास्ट माइंड, आपका जो माइंड काम करता है स्ट्रीट फास्ट तरीके से, वो भी हमेशा एक यंग एज में भी हो सकता है और आपके 35, 40 और ओल्ड एज में भी लगातार काम कर सकता है। तो इसमें एक कंपैरिजन किया गया है किसके बीच में, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी इन दिस पोएम बाय द पोएट थॉमस कैरू के द्वारा इसमें कंपैरिजन है और बताया गया कि फिजिकल ब्यूटी क्या होती है और ट्रू ब्यूटी क्या होती है, और कभी डिस्पाइज करता है, घृणा करता है अगर ट्रू ब्यूटी नहीं है, तो जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, स्टीड फास्ट माइंड एंड हाई थिंकिंग नहीं है, तो कभी हेट्स करता है पोएम में किससे, फिजिकल ब्यूटी से, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज एंड लिप्स, यानी कि ब्यूटी ऑफ फेस से वो फिर घृणा करता है, और ये रियलिटी भी है यहाँ पे। अगली जो पोएम हमने ली है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की, देखो जॉन मिल्टन के बारे में बता दूं, जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। वो 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो 1637 में ये पोएम उन्होंने लिखी और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं ईश्वर की प्रेयर कैसे करूँगा। लेकिन शीघ्र ही उन्हें इस बात का एहसास होता है और उन्हें जो धैर्य होता है वो उन्हें प्रिवेंट करता है, और वही इसमें हम पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि कविता के बारे में। अब देखो यहाँ पे है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन द्वारा रचित ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस कविता का केंद्रीय भाव है। क्या है? इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सॉरो। इस कविता में कवि द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सॉरो एट हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर दुख प्रकट करता है। कवि जो जॉन मिल्टन है वो अपने अंधेपन पर दुख प्रकट करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही विल नॉट सर्व टू गॉड टू राइट द पोएट्री। वो कविता लिखकर, यानी कि ही विल नॉट सर्व, वो सेवा नहीं कर पाएंगे टू गॉड, ईश्वर की, टू राइट द पोएट्री, कविता लिखकर, या राइटिंग द पोएट्री, कविता लिखकर वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। बट ही सून रियलाइज, लेकिन रियलाइजेस, उनको शीघ्र ही आभास हो जाता है, उन्हें इस बात को याद आती है, क्या आती है? गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क। ईश्वर के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं होती, किसी आदमी के कार्य की ज़रूरत नहीं है। ही हैड लॉट ऑफ पावर, उसके पास बहुत सारी शक्ति होती है। हिज किंगडम इज़ वेरी लार्ज, उसका जो किंगडम है, जो उसका शासन है, बहुत बड़ा होता है। और गॉड विल एक्सेप्ट देम लाइक दोज, और ईश्वर उन लोगों के लिए, गॉड माने ईश्वर, विल मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट में है, एक्सेप्ट उन्हें स्वीकार कर लेगा, देम
उन लोगों को स्वीकार कर लेगा, लाइक दोज, उन लोगों की तरह, हु डू रियल सर्विस टू गॉड, जो ईश्वर की वास्तविक सेवा करते हैं, जिन्हें मौका मिल जाता है। और वो लोग जो फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से ईश्वर की सेवा नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, तो ईश्वर उन लोगों को भी स्वीकार कर लेगा जो वास्तविक सेवा करते हैं, और उन लोगों को भी स्वीकार कर लेगा जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ईश्वर की निगाह में सभी इक्वल हैं और सभी इक्वलिटी के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो ईश्वर सभी के लिए समान व्यवहार करता है। तो आई होप आपको ये आप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लाते हैं ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए सीक्वेंस वे में, और एक सीक्वेंस तरीके से आपके लिए लेके आते हैं। अगली पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ लामेंट पीवी शैले की। पीवी शैली द्वारा लिखित कविता है लामेंट। इसके सेंट्रल आइडिया को हम देखेंगे, डिस्कस करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आ लामेंट कंपोज्ड बाई पीवी शैले। पीवी शैले द्वारा रचित कविता आ लामेंट का केंद्रीय भाव है, केंद्रीय विचार है इसका क्या है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सोरो अबाउट हिज पास्ट टाइम, अपने प्राचीन समय पर कवि गहरा दुख जताता है। जैसे अपने यूथ अवस्था में जब कवि था तो वो किस तरह के एंटरटेनमेंट करता था, किस तरह की उसको जो सीजन्स थी या फिर बहुत सारे चेंजिंग ऑफ वेदर्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर से बड़ा आनंद लेता था। यंग एज में हम भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज आती है तो वो रिपेंट करता है, पछताता है, लामेंट करता है, विलाप करता है और संबोधित करता है वर्ल्ड को, संसार को, टाइम को। तो वही यही थीम इस कविता में बताई गई है दोस्तों। तो इसमें है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सोरो, इस कविता में कवि बहुत अपने प्राचीन समय पे, भूतकाल पर बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करता है। He says that, वो कहता है, वो क्या कहता है। He says that death is very near to him, यानी मृत्यु उसके लिए बहुत निकट है, यानी कि वो मृत्यु के बिल्कुल निकट है और मृत्यु उसके पास आ चुकी है, यानी कि वो अब मरने वाला है, ओल्ड एज में है। देयर इज़ नो जॉय एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ, यानी कि देयर इज़ नो जॉय, कोई आनंद नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है जीवन में, कोई प्रसन्नता और आनंद नहीं है, और ओल्ड एज में नहीं भी रहती है, क्योंकि कब व्यक्ति अपने पुराने समय को याद करता है। तभी हमें यंग अवस्था में बहुत सारे फेम, पेरेंट्स का नेम, हमें पहले से ही सारी चीज़ें, सक्सेस हमें हासिल करनी चाहिए और हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स वेरी वैल्यूएबल। अगर आपका एक दिन भी निकल जाता है तो आपको ये सोचना चाहिए प्यारे बच्चों कि हमारा एक दिन निकल गया और ये कभी वापस नहीं आ सकता। तो आप बड़ी मेहनत से पढ़ते रहें, पेरेंट्स की बड़ी आशाएं होती हैं आप सभी से कि आप कुछ अच्छा करें। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, यही आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से अपने वर्क्स में कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटी को निभाते रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स सभी चाहते हैं और सभी पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को सुधारें, उन्हें आगे बढ़ाएं। तो स्टूडेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेरेंट्स की बात पर खरे उतरें और उसको बिल्कुल क्लियर करें समाज में। अब यहाँ पे है देयर इज़ नो जॉय एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, जीवन में कोई खुशी और प्रसन्नता नहीं है। ही इज़ ऑन लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के अंतिम स्टेप्स पर है, अंतिम कदमों पर है, यानी कि वो लास्ट स्टेज में चल रहा है। ही रिमेंबर्स हिज यूथ लाइफ,
अपने यूथ जीवन को, युवा अवस्था को वो याद करता है। रिमेंबर्स मीन्स क्या होता है, याद करना। कहता है कि नो ब्यूटी ऑफ नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिम, कोई भी सुंदरता, प्रकृति की कोई सुंदरता कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिम, उसके लिए प्रसन्नता नहीं ला सकती है। तो यहाँ पर ये हमने बहुत ही शॉर्ट में किया है लामेंट का सेंट्रल आइडिया आपके लिए, और आप सेंट्रल आइडिया ही नहीं, एक्सप्लेनेशन में भी आपको हेल्प हो सकती है यदि आप अच्छे तरह से यूज़ करें। और दक्ष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश विद मनोज कुमार सर आपके सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट रहते हैं। यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, फेसबुक मनोज कुमार, और टेलीग्राम पर दक्ष इंग्लिश क्लासेस, इंस्टाग्राम दक्ष इंग्लिश क्लासेस। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं यहाँ पे लाता हूँ निस्वार्थ भाव से आपके लिए सारी वीडियो इन अ सीक्वेंस वे में। अब देखो हमारा नेक्स्ट है दक्ष इंग्लिश क्लासेस, और सेंट्रल आइडिया है माई हेवन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित माई हेवन कविता का केंद्रीय भाव है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वॉन्ट्स टू मेक इंडिया अ बेटर एंड आइडल कंट्री, बेटर एंड आइडल कंट्री, यानी कि इन दिस पोएम, इस कविता में कवि चाहते हैं टू मेक इंडिया बेटर, भारत अच्छा और एक आदर्श देश बनाना, भारत को एक अच्छा और आदर्श देश बनाना चाहते हैं। वेयर, जहाँ, वेयर द पीपल लिव्स, लिप्स भी कर सकते हैं, या आर, अगर लिप्स का यूज ना करें यानी कि मेन वर्ब का यूज ना करें तो आर विदाउट फियर एंड वरी, जहाँ पर लोग बिना डर और चिंता के रहते हैं, या जहाँ पे लोग बिना डर और चिंता के हों। अगला यहाँ पे सेंटेंस है अ प्लेस वेयर नॉलेज इज गिवन फॉर एवरीबडी फ्रीली, यानी कि यहाँ पर एक स्थान जहाँ पर नॉलेज मीन्स ज्ञान या एजुकेशन, शिक्षा, इस गिवन दी जाती है प्रत्येक के लिए, फॉर एवरीबडी, प्रत्येक के लिए दी जाती है, फ्रीली, स्वतंत्र तरीके से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। एंड पीपल लिव विद यूनिटी, और जहाँ पर लोग कैसे रहते हों, एकता में रहते हों, स्वतंत्रता से रहते हों, एकता से रहते हों दे, और वहाँ पे क्या ना हो, यानी कि वहाँ पे देश स्मॉल फ्रैगमेंट्स या स्मॉल पार्ट्स में ना बटा हो, तो वो देश स्वर्ग की तरह होगा। यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अ प्लेस वेयर पीपल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम फॉर देयर कंट्री, यानी कि एक स्थान जहाँ पर लोग हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा सम्मान रखते हों, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता अपने देश के लिए। तो वेयर द पीपल, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर द पीपल ऑलवेज यूज देयर माइंड विदाउट टायरिंग, यानी कि बिना थके, बिना ऊबे, जहाँ पे व्यक्ति अपने माइंड का यूज़ करते हो सदैव। बताया गया है कि डेट कंट्री विल बी लाइक अ हेवन, तो वह देश स्वर्ग के समान हो जाएगा। यहाँ पे जितने ऊपर जो सेंटेंस बताए गए हैं, अगर वो इस तरह से व्यक्ति रहते हों, जहाँ पे एजुकेशन फ्री हो, जहाँ पे लोग अपने माइंड का यूज़ करते हों बिना थके, मतलब किसी के दबाव में ना, बिना चिंता के रहते हों, तो वो देश कैसा हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा। जहाँ पर जिस देश के लोग ग्रेट रिस्पेक्ट और फ्रीडम रखते हो अपने देश के लिए, तो वो देश महान हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये, और ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस पोएम से एवरी ईयर कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, तो आप इसको हल्के में ना लें। जो 5 सेंट्रल आइडिया मैंने आपके लिए बताए हैं, आप भी जानते हैं, आप भी स्टडी करते हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो 5 सेंट्रल आइडिया आप इसको ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ये PDF आपको मिल जाएगी कहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस पे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि मैं वीडियो अब किस पर लेके आया हूँ, एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये, या
क्वेश्चंस आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर का कलेक्शन भी लेके आ सकता हूँ, जिसमें सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।